नमस्कार साथियों, फाइनेंस फोलियो की फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज के थर्ड एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन रेशियो, पैग रेशियो। ये इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ काफी सरल भी है। जब भी आप किसी कंपनी का वैल्यूएशन निकालें कि ये महंगी है या फिर सस्ती, तो आपको कभी भी एक रेशियो पर रिलाई नहीं करना चाहिए। वैल्यूएशन निकालने के अलग अलग 2, 3, 4 मेथड्स हो सकते हैं और आपको सारे मेथड्स को मिलाकर एक कंक्लूजन निकालना है कि ये कंपनी महंगी है या फिर सस्ती। वो शेयर आपको उस रेट पर बाई करना चाहिए या नहीं। ये हमारी वैल्यूएशन सीरीज का थर्ड पार्ट है। अगर आपने पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले उनको जरूर देख लें, क्योंकि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग की पूरी एक सीरीज है जिसमें हमने बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर किया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर कार्ड पर और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप इस पूरी सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब भी हम किसी कंपनी का पी रेशियो की कंपैरिजन उस ग्रुप की अदर कंपनीज या फिर इंडस्ट्री के एवरेज पी के साथ करते हैं, तब हमें पता चलता है कि कोई कंपनी अपने ग्रुप में कितनी महंगी है या फिर कितनी सस्ती है। लेकिन पी रेशियो में एक लिमिटेशन है, पी रेशियो ग्रोथ को कंसीडर नहीं करता है। तो पी रेशियो से हमें ये तो पता चल जाता है कि ये कंपनी अपने ग्रुप में कितनी महंगी है या सस्ती, लेकिन ये नहीं पता चल पाता कि इस कंपनी का फेयर पी रेशियो क्या होना चाहिए, यानी जिस पी रेशियो पर यह कंपनी फेयरली वैल्यूड हो। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जिस कंपनी का पी रेशियो कम है वही फेयरली वैल्यूड होगी। ऐसा भी हो सकता है कि किसी कंपनी का पी रेशियो उसके एवरेज इंडस्ट्री पी से ज्यादा है, उसके बावजूद भी वो फेयरली वैल्यूड है क्योंकि उस कंपनी की ग्रोथ बहुत ज्यादा है। तो आज जो हम पैग रेशियो डिस्कस करने वाले हैं, पैग रेशियो यानी प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो, ये बेसिकली हमें पी रेशियो और ग्रोथ के बीच में कोरिलेशन बताता है। हमने अपने लास्ट एपिसोड यानी एपिसोड 2 में देखा था कि अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस को उसके ईपीएस से डिवाइड कर दें यानी अर्निंग पर शेयर से, तो हमें पी रेशियो मिल जाता है। अगर आपको अर्निंग पर शेयर समझ में नहीं आ रहा है या फिर इससे रिलेटेड कोई डाउट है, तब आप हमारा एपिसोड 1 देख सकते हैं, उसमें इसको कवर किया है। अर्निंग पर शेयर हमें बताता है कि किसी भी कंपनी के एक शेयर के अगेंस्ट में कंपनी कितना कमा रही है। अगर हम कंपनी की अर्निंग्स को उसके नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो ईपीएस निकल कर आ जाएगा। अब मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर 200 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और इसका ईपीएस अगर 10 है, तो यहाँ से हमें इसका पी रेशियो मिल गया 20 का। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। माना कि कंपनी ए का पी रेशियो 20 का है और उस इंडस्ट्री का एवरेज पी 26 का है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें पी रेशियो वाइज फेयरली वैल्यूड नजर आती है। अगर हम कंपनी बी का एक एग्जांपल लें, इसका माना कि पी रेशियो 30 का है, ये भी सेम ग्रुप की कंपनी है यानी एवरेज इसका भी 26 है, तो हमें ये कंपनी पी रेशियो वाइज ओवरली वैल्यूड नजर आती है अगर हम इसको इसके एवरेज पी से कंपेयर करें। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये ओवरली वैल्यूड हो सकता है कंपनी ए की ग्रोथ नेगेटिव हो और कंपनी बी काफी हाई ग्रोथ से एक्सपेंड हो रही हो, तो यहाँ हमने ग्रोथ को कंसीडर नहीं किया। आगे हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक है जो अभी 2274 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसका अर्निंग पर शेयर देखें तो ये 45 का है, यानी अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर में 2274 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक साल में 45 रुपए का मुनाफा होगा। यानी आप आज इसमें 51 गुना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी 45 रुपए कमाने के लिए उससे 51 गुना आप पैसा दे रहे हैं, जो कि 2274 रुपए है। तो यहाँ हमने पी रेशियो देख लिया कि 51 का दे रहे हैं, 51 टाइम्स दे रहे हैं। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो 51 दे रहे हैं ये एक फेयर वैल्यूएशन है या फिर हमें 40 का देना चाहिए, 30 का देना चाहिए? यही हमें पीईजी रेशियो यानी पैग रेशियो बताता है। पैग रेशियो निकालने का फॉर्मूला सिंपल है। अगर हम पी रेशियो को किसी भी कंपनी की एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग्स से डिवाइड कर दें तो पैग रेशियो निकलकर सामने आ जाता है। इन जनरल ये माना जाता है कि फेयरली वैल्यूड कंपनी का पी रेशियो उसकी फ्यूचर ग्रोथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अगर इसकी एक्सपेक्टेड फ्यूचर ग्रोथ 10% है तो अगर इसका पी रेशियो भी 10 का है तब ये फेयरली वैल्यूड है, यानी पैग रेशियो आ जाएगा 1 का। अगर पैग रेशियो 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, और पैग रेशियो अगर 1 से कम है तो अंडर वैल्यूड, और 1 के बराबर है तब हम इसको फेयरली वैल्यूड मानते हैं। यानी अगर हम इसी सेम एग्जांपल को देखें, अगर इस कंपनी का पी रेशियो हम 20 रख दें यहाँ, तो पैग रेशियो हो जाएगा 2 का। तब हमें पैग रेशियो वाइज ये कंपनी ओवरली वैल्यूड नजर आएगी। मान लीजिए कि पी रेशियो इसका 20 का हो गया, लेकिन उसके साथ साथ अगर ग्रोथ भी इंक्रीज हो गई, अगर फ्यूचर ग्रोथ इसकी बढ़ जाती है, फ्यूचर ग्रोथ भी 20 की हो गई, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 का आ गया। इसका मतलब यह है कि कंपनी का पी रेशियो बढ़ा लेकिन उसकी अर्निंग ग्रोथ भी बढ़ रही है, तब भी कंपनी फेयरली वैल्यूड होगी। ऑब्वियसली ये आपको समझ में आ रहा होगा। और एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको ज्यादा क्लियरिटी से समझ में आएगा। माना कि ये कोई एबीसी लिमिटेड है
और इसका पहले साल का EPS 100 है। नेक्स्ट ईयर इसमें 20% की ग्रोथ हो जाती है और ये 120 हो जाता है। उससे अगले साल में 25% की ग्रोथ होती है और ये 150 हो जाता है। नेक्स्ट ईयर हमें 30% की ग्रोथ देखने को मिलती है, ये 195 हो जाता है। अब अगर हम इसका पैग रेशियो निकालें तो हमें इसकी फ्यूचर ग्रोथ रेट को प्रिडिक्ट करना होगा। यही इस रेशियो की एक लिमिटेशन भी है, क्योंकि जैसे हमने यहाँ देखा 20 की है, 25 और उसके बाद 30, लेकिन अगली बार हम क्या प्रिडिक्ट करेंगे? इस हिसाब से 5-5 हमें यहाँ बढ़ती दिखाई दे रही है तो हम 35 रख देंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर 35 हो सकता है 25 हो जाए। तो ये इस रेशियो की काफी बड़ी लिमिटेशन है। हम एक मीडियम मान लेते हैं, हमने 25% इसकी ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट की नेक्स्ट ईयर में, और जो अभी पी रेशियो है वो 25 का है। तो अगर हम इसको रखें 25/25 तो ये आ जाता है एक के हिसाब से पैग रेशियो वाइज हमें ये फेयरली वैल्यूड नजर आई। लेकिन अगर हम इसको 30 रख दें, या फिर जैसा हमने 5-5% का इसमें ट्रेंड दिख रहा है कि 5% हर नेक्स्ट ईयर में इसकी ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, तो उस हिसाब से 35 होना चाहिए। तो जब हम 25 को 35 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा लेस देन 1 होने का मतलब है कि ये कंपनी फेयरली वैल्यूड है। इसी के आधार पर काफी सारे सिग्नल्स को भी आपने देखा होगा पैग रेशियो के आधार पर, जो एल्गो ट्रेडिंग में होते हैं, जो सिस्टम जनरेटेड सिग्नल्स होते हैं, काफी सारी जगह एल्गोरिदम सेट होता है। जब पैग रेशियो 0.5 से कम हो जाता है या 0.5 के आसपास होता है तो स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल जनरेट हो जाता है, और जब ये 2 से ऊपर चला जाता है तो स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल जनरेट होता है। अब पी रेशियो की हम कुछ लिमिटेशंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहली लिमिटेशन इसमें ग्रोथ फोरकास्ट की है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो हमने ग्रोथ फोरकास्ट की थी यहाँ 25%, 35%, वो गलत भी हो सकती है। हो सकता है अगले साल कंपनी के साथ कुछ ऐसा हो जाए जिससे उसकी ग्रोथ ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाए, तब ये पैग रेशियो हमें गलत पिक्चर बता सकता है। यही सेम है, पास्ट ग्रोथ मे नॉट बी रेप्लिकेटेड इन फ्यूचर, यानी जो हम फ्यूचर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं वो हम उसकी पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जैसा पास्ट में परफॉर्म किया है वो फ्यूचर में भी परफॉर्म करेगी। तीसरा इसका ड्रॉबैक है कि पैग रेशियो में डिविडेंड कंसीडर नहीं होता है, तो जो कंपनियां हाई डिविडेंड पे करती हैं उसमें भी ये हमें गलत पिक्चर बताएगा। इसके अलावा कुछ हैवी एसेट बिजनेस होते हैं, साइक्लिकल इंडस्ट्रीज होती हैं जिनकी अर्निंग्स काफी ज्यादा वेरी होती हैं, पी रेशियो काफी अप डाउन होता है, उनमें भी ये काम का नहीं है। यानी पैग रेशियो उन्हीं कंपनियों में रिलायबल है जिनकी अर्निंग्स स्टेबल है। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये HDFC बैंक का उदाहरण आपके सामने है। इसका स्टॉक का पी लगभग 18 से 19 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और 5 साल का ग्रोथ रेट निकालें तो ये 23 का है। यानी इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो पैग रेशियो निकल कर आएगा 0.81 का। तो यहाँ पैग रेशियो वाइज ये कंपनी हमें फेयरली वैल्यूड नजर आती है। अब इसमें एक चीज और समझने वाली है कि अगर हम इसकी प्रॉफिट ग्रोथ को देखें, 10 साल की देखें तो 22 है, 5 साल की देखें तो 23 है और लास्ट 3 साल की 26 है। यानी अगर हम ट्रेंड देखें तो ट्रेंड कुछ ना कुछ यहाँ इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ हमने जो 5 साल का कंसीडर किया है वो एकदम हमें सही नजर आता है। और अगर यही सिनेरियो उल्टा होता, अगर 10 साल में माना कि ये 15% होता, 5 साल में 20% होता और लास्ट के 3 साल में 15% होता फिर से, तब हम क्या कंसीडर करते? तब हमें ऐसे केस में इस 20% को कंसीडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री हमें बताती है कि ये लगभग 15% इसकी ग्रोथ रही है और लास्ट साल में भी 15% है। तब हमें इस 15% को ही कंसीडर करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप 5 साल की ही कंपाउंडेड ग्रोथ को देखें, आप 1 साल की भी देख सकते हैं, 3 साल की भी देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको इसमें प्रेडिक्ट करना होता है और आपको इसके अलावा भी कुछ नजर आ रहा है। मान लीजिए आपकी किसी सेक्टर में अच्छी एक्सपेक्टेशन है तो वो अपने हिसाब से आप अपनी ग्रोथ उसमें रख सकते हैं। यही पैग रेशियो की लिमिटेशन भी है। नेक्स्ट एग्जांपल इन्फोसिस का है आपके सामने। स्टॉक का पी 27 का है, ग्रोथ लगभग 11 की है, तो पैग रेशियो 2.47 का निकल कर आता है। यानी पैग रेशियो वाइज हमें ये ओवरली वैल्यूड नजर आती है। साथियों, मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी एग्जाम्पल मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। ये मेरी कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने में काफी जोखिम है। आप निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। यहाँ अगर हम इन्फोसिस की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो ये 10 साल में 9% है, 5 साल में 11% है और 3 साल में 10% है। तो यहाँ हम कौन सी कंसीडर करेंगे? लास्ट 3 साल में भी हमने घटते हुए देखा, 5 साल में 11 रही, उसके बाद 9 थी पहले। तो ऐसा नहीं है कि जो हमें सबसे ज्यादा नजर आ रही है उसको हम कंसीडर कर लेंगे। एक बार समराइज कर देता हूँ। आज हमने सीखा पैग रेशियो हमें किसी भी कंपनी के पी रेशियो और उसकी ग्रोथ के बीच में कोरिलेशन बता
बताता है। हो सकता है किसी कंपनी का पी रेशियो हाई हो, उसकी ग्रोथ भी हाई हो सकता है किसी कंपनी का पी रेशियो हाई हो, उसके बावजूद भी वो फेयरली वैल्यूड हो क्योंकि उसकी ग्रोथ काफी अच्छी हो। यही हमें पैग रेशियो से पता चलता है। ये कंपनी का वैल्यूएशन करने का एक मेथड है और भी काफी सारे मेथड्स हम आगे इस सीरीज में सीखने वाले हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एपिसोड 4 में कुछ और नए पैरामीटर्स के साथ। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।